नमस्कार दोस्तों, आप सभी के पास 5 से 6 दिन का टाइम रह गया है। आपकी परीक्षा 7 जुलाई को होगी। यहाँ पर आपको सोशल साइंस पेपर 2 के लिए क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए यहाँ पर इस वीडियो को तीव्र गति से करेंगे क्योंकि आप लोगों के पास टाइम की कमी है। पहला क्वेश्चन, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 विकल्प। सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, जो कि वितरण के आधार पर इनका वर्गीकृत किया जाता है। वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, ये आपके प्रकार होते हैं। नवीकरण संसाधन, अनवीकरण भी होते हैं। यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। नवीकरण अगर आपसे पूछे, इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो, यानी कि असमाप्त। असमाप्त वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं नवीकरण। जो नए स्रोत हैं, कितना भी इस्तेमाल करो परंतु खत्म नहीं होंगे। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये आपके नवीकरण के स्रोत हैं। वहीं अनवीकरण एक बार यूज कर लो, दोबारा यूज नहीं कर पाओगे, यानी कि ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों पेट्रोल की मैं बात करूं, खनिज तेल की मैं बात करूं, खनिज तेल हो गया, जीवाश्मी ईंधन आपके हो जाएंगे। कौन से? जीवाश्मी ईंधन हो जाएंगे, कोयला हो जाएगा। ये सभी दोस्तों क्या हैं? ये सभी आपके अनवीकरण हैं, यानी कि ये जल्दी समाप्त हो जाते हैं। जैव संसाधन क्या होते हैं? जिनमें दोस्तों जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, पशु, आदमी। ठीक है, ये सभी आपके कैसे होते हैं? जैव संसाधन। अजैव की बात करूं, ये आपके निर्जीव होते हैं, जैसे पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, जिनमें जीवन नहीं होता है, वे आपके निर्जीव होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। यहाँ पर याद रखना, ये आपके असमाप्त और ये समाप्त यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर है, किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख प्राप्त हुए? अशोक। अशोक के शासनकाल में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए थे। याद रखना, अशोक जो है इसने धम्म का प्रचार किया था। किसका? धम्म का प्रचार किया था, जो कि बुद्ध, यानी कि बुद्ध धर्म कह लो या बौद्ध धर्म से प्रेरित था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया। अशोक के जो शिलालेख थे या स्तंभ लेख थे, वो आपकी खरोष्टी में लिखे गए थे। किसमें? खरोष्टी में लिखे गए थे। ब्राह्मी में भी लिखे गए थे, अरामेक में भी लिखे गए थे। इनको सबसे पहले 1837 या 38 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, जिसमें लिखा था सुंदर मुखार्ती वाले राजा का नाम। यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि गंगा के दक्षिण का जो भाग था वो प्राचीन काल में मगध कहलाता था। ये वर्तमान में दोस्तों बिहार राज्य में, कहाँ पर? बिहार राज्य में है। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाता है? कई बार मैंने आपको बताया है, मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी कि मेसोस्फीयर में उल्कापिंड जल जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल ये आपकी अंतिम परत होती है, इसमें आपकी पतली वायु, यानी कि पतली वायु कह लो या गैसें, पतली गैसें इसमें पाई जाती हैं। वायुमंडल में क्या होता है? रेडियो वाली तरंगे इसी में होती हैं, इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल भी बोलते हैं। समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपकी ओजोन परत, ओजोन जो लेयर होती है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। एक चीज याद रखना, मौसम वाली घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ से आपको जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में क्या हुआ था? राजाओं व नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। करेक्ट। उनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लगा था। करेक्ट। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी थी। करेक्ट। उपरोक्त सभी यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात की गई है 18वीं सदी के। यहाँ से क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट यानी कि कथन वाला भी बन सकता है, इसलिए कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 6, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? दोस्तों समय निर्धारित करता है। कौन? समय निर्धारित करता है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से नदी के उपजाऊ मैदानी क्षेत्र कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र का भी उपजाऊ मैदान है। वांगसी नदी जो कि चाइना में आपकी है, ये भी है। नील नदी, ये भी। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की,
जलवायु के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? मौसम जो आपका होता है वो दिन में बदल ले या सप्ताह में बदल जाए उसको बोलते हैं मौसम। जलवायु दोस्तों दशकों में बदलती है, 10 वर्षों में, 20 वर्षों में, 25 वर्षों में आपकी बदलती है। कई दशकों में बदलने वाली जो आपकी परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं जलवायु। यानी कि पहला यहाँ पर गलत है क्योंकि ये मौसम का स्टेटमेंट है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, ये यहाँ पर करेक्ट है। बी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा, ए गलत होगा। यहाँ पर विकल्प सेकंड करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे जो कि आम लोगों की भाषा थी। किसकी? आम लोगों की दोस्तों यहाँ पर भाषा थी, याद रखना। चलिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा किसका उदाहरण है? मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? नवीकरण के उदाहरण है। नवीकरण जो समाप्त ना हो, जो आपके समाप्त ना हो उनको बोलते हैं नवीकरण। अनवीकरण जो समाप्त हो जाएं। मानव निर्मित, जिनको मानव ने बनाया वो आपके मानव निर्मित। नवीकरण यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है? ये दोस्तों कैलिफोर्निया में है। इसको बोलते हैं विश्व की सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी किसको बोलते हैं? विश्व की, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया को। अगर भारत की पूछे, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को कहते हैं, याद रखियो। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई गई। यहाँ पर दोस्तों गलत होगा, संकेतकों के माध्यम से नहीं बल्कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। सेकेंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया दोस्तों, यहाँ पर स्वीकारा गया था क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। यहाँ पर कहा गया ज्ञान प्राप्त करना बाकी था, इसलिए ये भी यहाँ पर गलत हुआ। मूर्ति कला के रूप में मथुरा और तक्षशिला का उदय हुआ था। क्या हुआ था? उदय हुआ था। यहाँ पर पतन दिया गया, इसलिए दोस्तों गलत है। कंसेप्ट आप यहाँ पर समझते हुए चलोगे, ठीक है। तो इतना बताया, महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से अधिक घने वाले क्षेत्र कौन से? घने वाले क्षेत्र, एंडीज ये पर्वत का क्षेत्र। पर्वत हमेशा ये विरल होते हैं, पर्वत में आपकी कम जनसंख्या पाई जाती है, ये भी कम होगी। गंगा का मैदान जो कि उपजाऊ है, यहाँ पर खेती भी होती है, इसलिए यहाँ पर ये अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्र होंगे आपके गंगा के मैदान। पर्वतीय क्षेत्र आपके विरल होते हैं। यहाँ पर है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? यहाँ पर क्या था? चर्बी वाले कारतूस। कौन से? चर्बी वाले कारतूस इसका तात्कालिक कारण था। यहाँ पर है चावल का अग्रणी, ये आपका चाइना है। यहाँ पर बात करें अगले प्रश्न की, अवध अंग्रेजों के कब्जे में आया था 1856 में। कुशासन के आरोप में डलहौजी ने इस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। जापान की कौन सी नदी मीलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है? पर्याप्त जल उपलब्ध कौन सी नदी कराती है? यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए दोस्तों? योडो नदी। कौन सी? योडो नदी यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे दोस्तों श्री राजगोपालाचारी, क्योंकि भारत के ही ये आपके थे राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कहता है नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। नाना साहेब जो थे इन्होंने कानपुर से क्या किया था? कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखो। यहाँ पर बात करेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन की, भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय पर कहाँ पर है? ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है, याद रखो। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। एक चीज यहाँ पर मैं बताऊं, चिरांद अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए तब आपको बताना है ये आपके बिहार में है, ठीक है। भीमबेटका मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है आपकी, ठीक है। राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? राख के अवशेष ये दोस्तों कुरनूल गुफा से। कहाँ से? कुरनूल गुफा से दोस्तों राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखना। इनाम गांव कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनाम गांव आपके ये कहाँ पर है? ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे? घोड़ नदी के दोस्तों ये किनारे है आपके इनाम गांव, याद रखना, ठीक है। अगर कोल्डी हवा की बात की जाए, किसकी? कोल्डी
हवा की अगर बात की जाए, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है, कोल्डी हवा। ये कुछ ऐसे पूरा स्थल हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए दोस्तों बुर्ज होम की, किसकी, बुर्ज होम की अगर बात की जाए, ये दोस्तों कहाँ पर है, ये कश्मीर में है। कहाँ पर, ये कश्मीर में, जहाँ पर लोग निवास करते थे गड्ढों में, यानी कि गर्तों में निवास लोग करते थे, बुर्ज होम कश्मीर में, याद रखना, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राख के अवशेष कहाँ से मिले दोस्तों, मैंने आपको बताया कुरनूल गुफा, ये आपके आंध्र प्रदेश में है कुरनूल गुफा। भीमबेटका गुफा आपकी मध्य प्रदेश में है। हुंसगी आपका कहाँ पर है, ये आपके कर्नाटक में। कहाँ पर, हुंसगी आपका कर्नाटक में है, ठीक है। याद रखो जितना मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करनी है आपको। किसकी, ऊर्जा स्रोत की। यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत का मतलब होता है यानी कि अनवीकरण, अनवीकरण परंपरागत का मतलब होता है जो कि जल्दी खत्म हो जाते हैं। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब मतलब कि अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस आपकी कैसी है, अनवीकरण है। ओके, यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अहमदाबाद गुजरात की किस नदी के किनारे, साबरमती के किनारे है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। महात्मा गांधी ने किस नदी के किनारे से आंदोलन शुरू किया था, साबरमती नदी से। ओके, यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। पतन का अर्थ, पतन, पतन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पत्तन लिखा हुआ, क्या, पत्तन, जिसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह, जहाँ पर आपके जो पानी के जहाज होते हैं वहां पर आपके रुकते होंगे, ठीक है। यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन। भारत वस्त्र में पहला सफल आधुनिक जो मिल लगा था 1854 में लगा था, कहाँ पर लगा था, ये लगा था मुंबई में। याद रखो मुंबई में लगा था, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत है, यहाँ पर होगा आपका बाससेज, यानी कि ये भ्रंश वाला पर्वत है। भ्रंश मतलब कि ब्लॉक पर्वत। कैसा पर्वत दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। यूराल कैसा है, ये आपका बलित पर्वत है। और अल्पेशियन भी बलित है, हिमालय भी आपके बलित है। ये तीनों आपके बलित हैं, बल्कि बाससेज एक भ्रंश पर्वत है जिसको ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट। यहाँ पर बात करें 27 नंबर के क्वेश्चन। लिंग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। कब, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया गया था। 28 नंबर का क्वेश्चन। पवन फार्मों में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है किस राज्य में है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, इन तीनों राज्य में है। यहाँ पर आपके क्या क्या है उपस्थित है, यहाँ पर आपकी जो पवन चक्की होती है, क्या है, पवन ऊर्जा बोल लो या पवन चक्की बोल लो, यहाँ से पवनों से आपकी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर आपका तमिलनाडु, यानी कि एकदम तटीय क्षेत्र लगा के, ठीक है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन। निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, आपको बताया था अजैव संसाधन, यानी कि इनमें जीवन ना होता है, अजीवन होता है, इनमें आपका जीवन नहीं होता, यानी कि इनमें जैसे आपकी ईंट हो गई, पत्थर हो गई, चट्टानें हो गई, ये आपके अजैव में आएंगी। जैव में पेड़ पौधे, जीव जंतु। वास्तविक संसाधन जिनकी दोस्तों मात्रा निश्चित हो चुकी हो, मात्रा निश्चित हो चुकी हो। संभाव्य जिनकी संभावना हो अथवा भंडारण हो, तो याद रखना, ठीक है। जैसे यूरेनियम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यूरेनियम जो कि जम्मू कश्मीर या अन्य राज्य में पाया गया है, यूरेनियम कैसा संसाधन है, ये आपका संभाव्य संसाधन है यूरेनियम। यहाँ पर निर्जीव पूछा, निर्जीव का मतलब अजैव, जिनमें जीवन ना हो। यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन। शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पर पाए गए थे, ये दोस्तों अंडे से क्या बनाया जाता था, मन के बनाए जाते थे। ये दोस्तों कहाँ से पाए गए थे, महाराष्ट्र के पटने। पटने एक दोस्तों पुरा स्थल है, वहां से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के अवशेष मिले थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ से, महाराष्ट्र के पटने से। यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन। वस्त्र निर्माण उद्योग में किसका प्रयोग होता है, वस्त्र निर्माण, कपास का, ऊन का, सिल्क का, इन सभी का इस्तेमाल होता है दोस्तों कपड़ा बनाने में। कपास की खेती की जाती है। कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी बढ़िया मानी गई। कैसी, काली मिट्टी जो होती है वो एकदम उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। ऊन, ठीक है, सिल्क, ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है। सिल्क आपका एक प्रकार का रेशा है। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन। स्थायी पवनों के संबंध में ए बी पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करो। स्थायी पवनें, स्थायी पवन कैसी होती हैं दोस्तों, ये वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती हैं। बिल्कुल राइट, ये निश्चित दिशा में चलती हैं। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। दोनों यहाँ पर राइट हैं। कैसे,
दोनों यहाँ पर दोस्तों राइट उत्तर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ पर बात करें 32 नंबर के क्वेश्चन की, भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में थे? ये दोस्तों आपके थे किस युग में थे दोस्तों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके थे पुरापाषाण युग में। कब? पुरापाषाण युग में थे। इनके अंडे के जो आपके छिलके के अवशेष हैं उनसे इतिहासकार पता करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के पटने से इसके अवशेष दोस्तों प्राप्त हुए हैं, याद करो। यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए किसको एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? प्राथमिक स्रोत मानेंगे दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। यहाँ पर याद रखना, मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है इसके आपके अवशेष दक्षिणी दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी यूपी और आपके एमपी दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। शैल चित्रकला के अवशेष कहाँ से? दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दो स्थान से प्राप्त हुए हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन, इंडिया शब्द से बना है, किससे बना है? ये दोस्तों इंडस से बना है। इंडिया शब्द किससे? इंडस से बना है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर है ऋग्वेद की भाषा आपकी कैसी है? ये आपकी दोस्तों संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा कैसी है दोस्तों? संस्कृत है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर बात करें 36 नंबर के क्वेश्चन की, हुंसगीपुरा स्थल ये दोस्तों कर्नाटका में है। कहाँ पर? कर्नाटक में है हुंसगीपुरा स्थल। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। गुजरात में क्या है? लोथल एक आपका पुरा स्थल है हड़प्पा कालीन, वो आपके कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, हरियाणा में क्या है? राखीगढ़ी। जैसे राखीगढ़ी आपके एग्जाम में पूछा जाए, राखीगढ़ी जो कि एक हड़प्पा कालीन स्थल है। कैसा है? हड़प्पा कालीन एक स्थल है जो कि दोस्तों आपके हरियाणा में है। राखीगढ़ी के साथ बनावली को याद रखेंगे, वनावली। वनावली में दोस्तों हल के क्या मिले हैं? साक्ष्य। हल, खेत जोतने वाले जो हल होते हैं उनके साक्ष्य मिले हरियाणा। ये भी हरियाणा में ही वनावली है जो कि हड़प्पा कालीन ये पूरा स्थल है। यहाँ पर बात करूं 37 नंबर के क्वेश्चन की, कपास को उगाने के लिए सर्वोत्तम मृदा दोस्तों मैंने आपको बताया काली मिट्टी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। किसने किया? लॉर्ड जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, उसने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। याद रखना, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करें 39 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा कहते हैं पटसन को। किसको? पटसन को बोलते हैं दोस्तों सुनहरा रेशा। अगर मैं बात करूं जूट की, जूट आपके बंगाल में ज्यादा होता है। बंगाल में सबसे ज्यादा आपका जूट होता है, याद रखना। ओके, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पटसन। पटसन को बोलते हैं सुनहरा रेशा। मैंने आपको बताया काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पर 40 नंबर का क्वेश्चन, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है स्वराज। स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है, याद रखना। ठीक है, चलिए बात करें अगले प्रश्न की, 41 नंबर के क्वेश्चन की, इनमें से घने वसे क्षेत्र कौन से? घने वाले क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण पूर्व एशिया भी है, उत्तरी अमेरिका भी है, यूरोप भी है। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता को पूरी करे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अपने शब्दों में इसको समझो, सतत पोषणीय विकास अगर आ जाए, इस प्रकार संसाधनों का उपयोग करो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी संसाधनों का उपयोग कर सके, यानी कि बचा बचा के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। वही होता है दोस्तों सतत पोषणीय विकास। यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन, कंपनी को विन शुल्क यहाँ पर है चुकाए व्यापार की अनुमति किसने दी थी? ये दी थी किसने? औरंगजेब। ये औरंगजेब ने कंपनी जो आपकी ब्रिट कंपनी थी उसको बिना शुल्क चुकाए अनुमति दे दी थी व्यापार करने की। किसने? औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है कि फरमान किसने जारी किया, किसने क्या किया, याद रखो। यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जापान का मानचेस्टर दोस्तों ओसाका को बोलते हैं। किसको? ओसाका को बोलते हैं। ठीक है, ओसाका को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जापान का मानचेस्टर। भारत का मानचेस्टर अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, कानपुर का मानचेस्टर, मतलब कि आपसे अगर पूछे कानपुर, जो कानपुर है इसको मानचेस्टर कहाँ का बोलते हैं? उत्तरी भारत का। उत्तरी भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं उत्तर भारत का। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, क्या पूछा जाए? दक्षिण भारत का मानचेस्टर। क्या पूछा जाए? दक्षिण भारत अगर आपसे पूछा जाए, याद रखना कोयम्बटूर। किसको?
कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर बोला जाता है। भारत का अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, जापान का ओसाका। इतनी चीज मैं आपको फटाक से बता रहा हूँ। इस वीडियो को फटाक से लाइक भी करिएगा। यहाँ पर है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे बोलते हैं? बोलते हैं दोस्तों बेंगलोर को, क्योंकि इसे सिलिकॉन घाटी बोला जाता है। किसको? भारत की सिलिकॉन घाटी किसको बोलते हैं दोस्तों? बेंगलोर को ही बोलते हैं। और दुनिया की किसको बोलते हैं? दुनिया यानी कि विश्व की कैलिफोर्निया को बोलते हैं दुनिया की। यहाँ पर बात करें अगले प्रश्न की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ये दोस्तों 1906 में हुआ था। कब? 1906 में हुआ था, याद रखियो। यहाँ पर बात करता हूँ 48 नंबर के क्वेश्चन की। वे लोग देश छोड़कर चले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जो देश छोड़कर दोस्तों चले जाते हैं उनको बोलते क्या है? उनको बोलते हैं, क्या आप्रवासी बोलते हो या उत्प्रवासी बोलते हो? जो देश छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, जो छोड़कर चले जाते हैं उनको बोलते क्या हो दोस्तों? आप्रवासी बोलते हो या उत्प्रवासी? इनमें है आपका कंफ्यूजन। यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका आप्रवासी। ओके, आप्रवासी उनको बोलते, क्या बोलते? आप्रवासी उनको बोलते हैं।